अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, ईरान इसराइल कशीदगी के आलमी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या इसराइल ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा? ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले का असल मकसद क्या था? क्या इसराइल गजा जंग से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है या फिर गजा जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है? क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? मशरक़े वुस्ता में अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी क्या है? क्या हमास और इसराइल के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात कामयाब होंगे? गजा जंग के बाद अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम का मुस्तकबिल क्या होगा? ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की क्या अहमियत है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बैनुल-अक़वामी के माहिर हुसैन हक़ानी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए, ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसराइल की जानिब से भी ईरान पर जवाबी हमला किया जा सकता है? इस वक्त जंग इसराइल के मफाद में नहीं है। वसीतर जंग जिसको एस्केलेशन कहते हैं वो इसराइल नहीं करना चाहता, शायद ईरान भी ना करना चाहता हो। ईरान ने भी ये एक किस्म का मुजाहरा ही किया। अगर आप देखें, वो जो ईरान में अंदरूनी सियासत है उसके लिए भी, और जो ईरान के हामी बाकी मुसलमान मुल्कों में उनके लिए भी एक किस्म का मुजाहरा था कि हम इतने ड्रोन भेज सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ड्रोन भी किसी टारगेट पर नहीं पहुंच सका। उससे एक बेचैनी जरूर पैदा हुई है, उससे तेल की कीमतें मुतासर होंगी और एक हिजान की कैफियत मुब्तला होगी जो ईरान की इनकलाबी हुकूमत के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट सिक्योरिटी वाइज इसराइल पे होने का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आता। इससे एक और खलल पैदा हो गया है, और वो ये है कि जो अमेरिका में और मगरबी ममालिक में इसराइल के खिलाफ एक किस्म की नाराजगी पैदा हो रही थी कि गजा में बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, वो शायद अब हमदर्दी में बदल जाए और इससे नुकसान फलस्तीनियों को और गजा के फलस्तीनियों को होगा। इसका ईरान को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ईरान के मुबैना मकसद के मुतसादिम ये बात है। ईरान तो ये इंप्रेशन दे रहा है कि एक कार्रवाई हुई, उसका उन्होंने जवाब दिया, हिसाब बराबर हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो क्या इसराइल जंग को तूल देना चाहता है, जंग फैलाना चाहता है? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ये भी अर्ज किया कि इसराइल यकीनन जंग नहीं फैलाना चाहेगा, और वो फैलाना भी नहीं चाहता था। उन्होंने जो कार्रवाई की वो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि उन्होंने एक सिफारती इमारत के ऊपर हमला किया, लेकिन उनका कहना यह है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो दोनों साइड से हो गया। एक ने दूसरे को नुकसान पहुंचा लिया, दूसरे ने कहा जी हमने हिसाब बराबर कर दिया। हालांकि हिसाब कैसे बराबर हुआ? अगर इसराइल में वो किसी को मारने में कामयाब होते, किसी जर्नैल को, किसी यानी इंटेलिजेंस के अफसर को, तो तब तो ये कहा जा सकता था कि हिसाब बराबर है। हिसाब तो अभी भी इसराइल के हक में ही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो ईरान की अहम शख्सियात को सफे से साफ किया। तो अब जैसे मुझे ये बात समझाएं कि इसराइल ने क्या सोचकर ईरानी सफारत खाने पर हमला किया? क्या इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हमले का जवाब देगा? जी बिल्कुल अंदाजा था, और क्या ऑब्जेक्टिव था? इसीलिए वो तैयार थे। इसीलिए जब ये ड्रोन उड़े तो उन्होंने तमाम ममालिक के साथ कोई ना कोई बात कर रखी थी। उनकी अपनी जो आयरन डोम उनकी है एक टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए वो बाहर से आने वाले मिसाइल्स को फजा में ही मार के तबाह कर देते हैं और वो जमीन पे नहीं गिर पाते। उन्होंने वो भी इस्तेमाल कर लिए, और नतीजतन ईरान को हासिल कुछ नहीं हुआ। देखिए, ईरान ही अकेला नहीं है, हमारे अपने मुल्क में भी ये बहुत होता है कि हमारे अंदर एक जज्बा होता है, और उस जज्बे की वजह से हम कहते हैं जी गैरत का तकाजा ये है और हमें सबक सिखाना चाहिए और हम दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारे यहाँ बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम लोग भी कोई हिसाब किताब करने वाले लोग नहीं हैं। तो ईरान में भी जो आम आदमी है उसको तो हुकूमत यही बताएगी कि देखो जी हमने इसराइल के साथ हिसाब बराबर कर दिया, मगर क्या हिसाब बराबर किया? कुछ ड्रोन भेजे और वो ड्रोन इसराइल में पहुंच भी नहीं सके, और जो चंद एक पहुंचे वो इसराइल ने फजा में तबाह कर दिए। तो किसी को इसराइल में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव फिर क्या था? अगर तो उन्होंने सोच समझ कर ये किया था, तो फिर क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या गजा के इशू से उसको डाइवर्ट करने की जरूरत पेश थी, या जंग को फैलाने का मकसद था?
नेतन्याहू साहब की हुकूमत को अंदरूनी तौर पर काफ़ी चैलेंजेस हैं। अगर आज इंतखाबात हों तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। वो ये चाहते नहीं कि फौरी इंतखाबात हों। उनके सपोर्टर इसराइल के इंतहा पसंद हैं। उनको ये इत्मीनान दिलाना मुसलसल ज़रूरी होता है कि इसराइल किसी महाज पर कामयाब हो रहा है। गजा में जंग तूल पकड़ चुकी है। इसराइल जंग फैलाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, उसका कोई मफाद उसमें नहीं होगा। रह गया ये मामला कि उन्होंने उन लोगों को निशाना क्यों बनाया। ये एक ऑपरेशनल बात भी हो सकती है कि वो अफराद इसराइल के लिए कोई मसला बने हुए थे और उनको मार डालना इसराइल अपने मफाद में समझता था। इसी तरह आपको याद होगा कासिम साहब जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह थे, उनको अमेरिका ने मारा था, इसी वजह से मारा था कि उनका ये ख्याल था कि ये वो मनसूबाबंदी करने के सबसे बड़े फर्द हैं, सबसे अहम फर्द हैं। तो इसी तरीके का कोई सबब इसराइल का इस बार भी था। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो ईरान ने कोई हदफ नहीं हासिल किया अलावा टीवी स्क्रीनों के ऊपर और सोशल मीडिया में शोर मचवाने के। और शायद यही उनका हदफ हो कि लोगों को ये इत्मीनान हो कि इसराइल के मुकाबले में हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो नुकसान ईरान को हो गया वो इसराइल को वो नहीं कर सके। मशरिकी वुस्ता में इस वक्त इसराइल और अमेरिका की पॉलिसी क्या है? क्या हमास और ईरान के मामले पर अमेरिका और इसराइल एक पेज पर हैं? मेरा ये नहीं ख्याल कि हमास के मामले पर अमेरिका और इसराइल मुकम्मल तौर पे एक पेज पर है। अमेरिका ये तो समझता है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। बहुत से अरब मुमालिक भी ये समझते हैं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। पूरा यूरोप ये समझता है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। सिर्फ चंद इस्लामिक मुमालिक और ख़ासतौर पर ईरान हमास को एक तहरीक आज़ादी समझता है। लेकिन अमेरिका का हदफ यह है कि बिलाखिर इसराइलियों को और फ़लस्तीनियों को दोबारा मज़ाकरात की मेज़ पर लाए, जिसके नतीजे में दो कौमी मसला जो हल है मसला फ़लस्तीन और इसराइल का, वो उस पर अमल दरामद हो सके। अगर आपको याद हो तो 1993 में ओस्लो का मुआहदा भी इसी बुनियाद पर हुआ था। उसके बाद कैंप डेविड की बातें भी इसी बुनियाद पर हुई थी कि ये दो मुल्क बने। इसकी राह में दो रुकावटें हैं। एक नेतन्याहू जो इसराइली इंतहा पसंदों के नुमाइंदे हैं और जो ये कहते हैं कि नहीं, दो मुल्क उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक हमें 100% यकीन ना हो जाए कि इसराइल की सलामती को यकीनी बनाया जा सकेगा। और दूसरी तरफ ईरान है जो ये कहता है कि नहीं, इसराइल का अपना वजूद जो है वो तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अमेरिका को शायद इसमें फायदा अगर कोई हो सकता है तो वो ये है कि इसराइल हमास से निमट लेगा, इसराइल ईरान पर दबाव डालने में कामयाब हो जाएगा और बाकी अरब ममालिक की मदद से एक बार फिर फलस्तीनी और इसराइलियों के मुज़ाकरात अमेरिका करवाकर एक फलस्तीनी रियासत बनवा सकेगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मुझे लेंगे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हुसैन हक्कानी साहब। नेतन्याहू के बारे में एक इंप्रेशन है कि वो अपनी सियासी साख को बचाने के लिए जंग को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। सो वी कुड से दैट कि दिस वॉर वाज जस्ट अ वेपन। आप एग्री करते हैं? मैं ये कहूँगा कि जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को और उसमें बहुत सारे इसराइली शहरियों को निशाना बनाया, तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक हमदर्दी इसराइल के लिए पैदा हुई। उस हमदर्दी को नेतन्याहू साहब ने गंवाया ज़रूर है जंग को तूल देकर, और वो जंग को तूल सिर्फ अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए दे रहे हैं। उनकी ये गलतफहमी है कि वो जंग के ज़रिए गजा को हमास से पाक कर देंगे। इस जंग में वो शहरियों को तो बहुत ज़्यादा मार डालेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन हमास अपने आप को किसी ना किसी तरह बचाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि वो एक गुरिल्ला फोर्स है, वो छुप के काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए वो हदफ हासिल नेतन्याहू साहब नहीं कर सकेंगे। वो ये सब कुछ करा के दरअसल इसराइल में इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं। इसराइल में वैसे तो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट किसी वक्त भी डिसॉल्व हो सकता है, मगर जंग के दौरान उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कोई सियासी पार्टी ये नहीं कहेगी कि जी इस वक्त इलेक्शन कराओ। तो इसलिए जंग की हालत में हर एक को एक तासुर देना पड़ता है कि जी पूरी कौम मुत्तहिद है। तो उनकी जो अपोजिशन है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, और इसी वजह से सदर बाइडन उन पे इतना दबाव डाल रहे हैं कि जिस लम्हे जंग बंदी हो गई उसी लम्हे जो इसराइली पार्लियामेंट में है उसमें ऐसी
मूव्स शुरू हो जाएंगी मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कि जिसके नतीजे में नेतन्याहू साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, पार्लियामेंट तोड़ना पड़ेगा और नया इलेक्शन कराना पड़ेगा, और वो नया इलेक्शन जीतना उनके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। ठीक, एक तरफ तो नेतन्याहू इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया अमन मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ईरान और इसराइल कशीदगी से पहले हमास और इसराइल के दरमियान कतर और मिस्र की सालसी में खुफिया अमन मुज़ाकरात हो रहे थे। जंग बंदी या अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? जंग बंदी तो देखिए उसी वक्त होगी जब दोनों फरीक आमादा होंगे कि हम जंग बंदी करें, वरना दोनों में से कोई एक भी अगर जंग बंदी से इनकार करता रहेगा तो जंग बंदी नहीं हो सकेगी। और दुनिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा भी करारदाद मंजूर कर चुकी है, अमेरिका ने उसको वीटो भी नहीं किया कि एक जंग बंदी जरूरी है। तो अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। रह गई ये जो जिन मुज़ाकरात की आप बात करिए, देखिए हमास इसराइल को तस्लीम नहीं करती, इसराइल हमास को तस्लीम नहीं करता, लेकिन दुश्मन भी एक दूसरे से बातचीत जरूर करते हैं। बहुत सारे इसराइली अभी तक हमास के पास यरगमाल हैं, उन यरगमालियों को रिहा कराना इसराइल के मफाद में है। दूसरी तरफ हमास के मफाद में है कि जंग बंदी जल्द से जल्द हो ताकि गजा में एक किस्म की नॉर्मलसी आ सके, वरना जो गजा के लोग हैं वो हमास से इतने बेजार हो जाएंगे कि इस जंग के बाद वो हमास को भी अपना हुक्मरान तस्लीम करने को तैयार नहीं रहेंगे। और बैनुल अक़वामी ताकतें जिनमें अमेरिका सबसे आगे है, ये चाहता है कि जंग बंदी हो और जंग बंदी के बाद फतह जो इस वक्त मगरबी किनारा है दरिया उर्दुन का, उस इलाके में वेस्ट बैंक, उसमें जिसकी हुकूमत है उसी को गजा में भी हुकूमत दे दी जाए ताकि फ़लस्तीनियों की जानिब से एक ग्रोह मुज़ाकरात की मेज पर आ सके, और अगर 2 स्टेट सोल्यूशन हो तो नई स्टेट की जिम्मेदारी और बागडोर उस ग्रोह और उस फरीक इस जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि ईरानी सदर 22 अप्रैल को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। आप ईरानी सदर के दौरे की टाइमिंग को कैसे देखते हैं? ये दौरा ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन तो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि अपने हिस्से की पाइपलाइन के ऊपर खर्च कर सके, उसको कहीं ना कहीं से कर्ज या सरमायाकारी लेनी होगी। सरमायाकारी और कर्ज दोनों के दरवाजे बैनुल अक़वामी तौर पर बंद हैं। ईरान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो पाकिस्तान को दे सके कि पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन कंप्लीट करे। तो मुझे तो ये गैस पाइपलाइन उसी मरहले पे नजर आ रही है जिस मरहले पे चंद बरस पहले थी। बातों का मरहला रह गया ईरान के सदर का आना, तो एक अहम बात है। ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात भी हैं और बहुत सारे मुश्तरका मफादात भी हैं। जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक है, आपको याद होगा कुछ ही अर्सा पहले ईरानियों ने पाकिस्तान में हमले किए थे क्योंकि उनका कहना था कि बाज़ बलूच इंतहा पसंद पाकिस्तानी इलाके से ईरान पर हमला आवर हो रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने मामलात को ठंडा कर लिया था, तो वो बातचीत भी आगे बढ़ानी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान ने पाकिस्तान को ये कार्रवाई करते हुए एतमाद में लिया, और ना ही मेरा ख्याल है कि इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात। अकानी साहब, मैं जरा अपने सवाल को दोबारा से रिफ्रेश करती हूँ और एक कंपैरिजन देती हूँ कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस वक्त इमरान खान रूस का दौरा कर रहे थे, फिर इमरान खान की छुट्टी हो गई। आज इसराइल पर हमले के बाद ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे, क्या शहबाज हुकूमत को भी इस दौरे की कीमत अदा करना पड़ सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी ममालिक हैं। दोनों के दरमियान बहुत सारे मुश्तरका मफादात भी हैं और मुश्तरका इख्तलाफात भी हैं, और पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे से बहुत सारी सिक्योरिटी रिलेटेड शिकायतें भी हैं। वो बातें डिस्कस करने के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होगा। रूस जाना और उस दिन जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ वो एक बिल्कुल ही अछूती बात थी, और मेरा नहीं ख्याल कि उसका इमरान खान साहब की हुकूमत से फारिग होने में कोई किरदार था। असल बात यह थी कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट का एतमाद खो चुके थे, और पार्लियामेंट में जो पार्टियां थीं जो उनके साथ थीं उनकी मखलूत हुकूमत में, वो उनसे बदजन हो गई। वो हम पाकिस्तानियों में बड़ी बुरी आदत है कि हम अंदरूनी सियासत को और बैनुल अक़वामी सियासत को एक दूसरे से गड़मट करके खुश हो जाते हैं कि ये इस वजह से हुआ होगा, वो उस वजह से हुआ होगा। असबाब किस चीज के क्या थे वो अलग अलग देखने चाहिए। आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत दूरियां पैदा हुई, जबकि शहबाज शरीफ और बाइडन के दरमियान हमने खतूत किताबत का सिलसिला भी देखा। आप आज की तारीख में पाक अमेरिका ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं?
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वो गर्मजोशी तो अब कभी वापस नहीं आएगी जो पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी। दोनों तरफ मामलात बदल चुके हैं। अमेरिका के ताल्लुकात भारत के साथ बहुत गहरे हो चुके हैं। पाकिस्तान अमेरिका को काफ़ी मायूस कर चुका है बाज़ मामलात में, और पाकिस्तान के और चीन के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं एक ऐसे वक्त जब अमेरिका चीन के साथ ताल्लुकात को शक की नज़र से देखता है। तो ऐसे माहौल में पुरानी गर्मजोशी कभी बहाल नहीं होगी। जो सर्द महरी आ गई थी वो बहरहाल खत्म हो गई है और मामूल के ताल्लुकात दोबारा शुरू हो गए। पाकिस्तानी वजीर खजाना इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो IMF हुकाम से नए बेल आउट पैकेज पर बात करेंगे। IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए अमेरिकी हमायत पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है? जो मरकज है, जो हेडक्वार्टर है, वो वॉशिंगटन में जरूर है, लेकिन IMF के जो फैसले होते हैं वो IMF के अराकीन करते हैं। और आपको पता नहीं इल्म है या नहीं कि चीन भी उस अराकीन में शामिल है, उसकी भी वोटिंग पावर है, बहुत सारे और मुल्कों की वोटिंग पावर है, और अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा है। एक ज़माने में और ज़्यादा हुआ करती थी, अब उससे कम हो चुकी है। तो IMF के जो फैसले होते हैं वो उमूमन इक्तिसादी और माशी बुनियादों पे होती है। ये भी पाकिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमियों में से एक है कि हम ये समझते हैं कि IMF का फैसला सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब अमेरिका की उसको हिमायत हासिल हो। बाज़ औक़ात अमेरिका की मर्जी के खिलाफ भी IMF ने फैसले किए हैं, लेकिन अगर अमेरिका की हिमायत हासिल हो किसी प्रोग्राम को, तो वो IMF से ज़्यादा आसानी से मंजूर हो जाता है। गजा जंग से पहले मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे थे। गजा जंग के बाद इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? बिलाखिर देखिए, इसराइल एक हकीकत है और उसको उर्दन, मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात तस्लीम भी कर चुके हैं। ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं। 1948 में कोई मुस्लिम मुल्क तस्लीम नहीं करता था इसराइल को। फिर जब मिस्र ने तस्लीम किया तो OIC ने उसको अपनी सफ़ों से निकाल दिया, अरब लीग ने उसको निकाल दिया, लेकिन अब वो एक अहम किरदार अदा करता है हर इदारे में। तो ये एक तवील प्रोसेस है। इसराइल से बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं, और मुसलमानों को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि वो फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादी देने को तैयार नहीं है। अगर एक फ़लस्तीनी रियासत बनने पर इत्तेफाक हो गया तो फिर बहुत सारे ममालिक के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना मुमकिन हो जाएगा। राइट। अमेरिका में इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप? आलमी राय आमा हमास, ईरान और इसराइल तनाज़े को कैसे देख रही है? देखिए, अमेरिका की राय आमा ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो आलमी राय आमा होती है। हर मुल्क में अपनी राय होती है लोगों की। अमेरिका में बहैसियत मजमूई अमेरिका के अवाम इसराइल के हामी हैं और इसराइल से बड़ी हमदर्दी रखते हैं। साथ ही साथ अमेरिका में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इसराइल के बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद रवैये को कबूल करने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ हदें मुकर्रर होनी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार ऐसा इदारिया लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल की हिमायत गैर मशरूत तौर पर नहीं की जा सकती, इसको मशरूत करना चाहिए इस बात से कि इसराइल फ़लस्तीनियों के हकूक़ भी तस्लीम करे। दोनों आरा अपनी अपनी जगह पाई जाती हैं। इसराइल के बारे में जो मस्बत रवैया 7 अक्टूबर को मौजूद था जब हमास ने हमले किए थे, वो अब कुछ कम हुआ है, लेकिन इसराइल की हिमायत अमेरिका के सियासी ढांचे में पूरी तरह मौजूद है। अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? बाइडेन की पोजीशन को किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या इस जंग के असरात या उसके जो भी रिजल्ट्स हैं, आफ्टर फॉल्स हैं, वो बाइडेन फेस करेंगे? अमेरिका का जो इंतखाब है वो अमेरिका के इश्यूज की बुनियाद पर होगा। अमेरिकी मईशत के बारे में आवाम क्या समझ रहे हैं, अमेरिका के जो अंदरूनी इश्यूज हैं उनकी क्या अहमियत है उनकी निगाह में। अमेरिका के इंतखाबात में खारजा पॉलिसी बहुत वाजिबी सा किरदार अदा करती है। एक इंटेलिजेंसिया खारजा पॉलिसी पर गौर करती है। सदर का खारजा पॉलिसी बनाने में बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन इंतखाबात खारजा पॉलिसी पर बहुत कम जीते या हारे जाते हैं। इसराइल ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया। आप इस रस्मी सलामती कौंसिल इजलास को कैसे देखते हैं? देखिए, सलामती कौंसिल की जो सबसे बड़ी यानी अहमियत है वो तो ये है कि इससे ये पता चलता है कि बड़ी ताकतें और वो ममालिक के जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान ने सलामती कौंसिल मुंतखब किया है, किसी सलामती से मुताल्लिक, अमन से मुताल्लिक, जंग से मुताल्लिक फैसला पर क्या राय रखते हैं। लेकिन सलामती कौंसिल के पास
पास कोई ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है कि वो किसी को भी कुछ करने पर मजबूर कर सके। तो बिलाखिर सलामती कौंसिल की करारदाद जिस तरह से इसराइल के खिलाफ आ चुकी है, उसी तरह से शायद ईरान के खिलाफ भी आ जाए, लेकिन उससे कोई नतीजा नया पैदा होने वाला नहीं है। इस बात का ज्यादा इम्कान है कि रूस या चीन या दोनों ईरान के खिलाफ मजम्मत की किसी करारदाद को वीटो कर देंगे, उसी तरह से जिस तरह से इसराइल के बारे में बहुत सी करारदादों को अमेरिका वीटो कर देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ियाकार हुसैन हक्कानी साहब, आपके प्रेशियस टाइम का। मुझे लेनी है ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुनो राउंड अप में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, भारत में आम इंतखाबात का आगाज 19 अप्रैल से होगा। ये इंतखाबात 7 मरहलों पर मुश्तमिल होंगे। दुनिया के सबसे बड़े पार्लिमानी इंतखाबात में 97 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। 15 लाख पोलिंग वर्कर्स के साथ मुल्क भर में 10 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़री लोकसभा की मजमूई तौर पर 543 नशिस्तें हैं। किसी भी सियासी जमात को हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 272 नशिस्तें हासिल करना जरूरी है। जमीनी हकाइक ये बताते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले मुल्क में नरेंद्र मोदी के तीसरी मरतबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात खासे रोशन है। 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने लोकसभा की 303 नशिस्तें हासिल की थी, मगर इस मरतबा मुबस्सरीन का ख्याल है कि इंतखाबी मैदान में नरेंद्र मोदी को कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है। ताहम इसके बावजूद बीजेपी को 2 दर्जन से जायद अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, कि भरपूर मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। तारीख ये बताती है कि जहां मोदी सरकार का 10 साला दौरे इक़्तिदार भारत को बड़ी माशी ताकत बनाने में कामयाब रहा, तो वहीं बीजेपी की तकसीम और नफरत की सियासत ने सेकुलर भारत का चेहरा बिगाड़ दिया। आज का भारत हिंदुत्व का मुल्क बन चुका है, जहां मुसलमानों समेत किसी भी मजहबी अक़लियत के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों मजहबी और शख्सी आज़ादियां नापैद होती दिखाई दे रही हैं। रियासत की सरपरस्ती में मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। भारतीय शहरियत के मुतनाज़े कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। किसान दुश्मन पॉलिसियों के बायस आज भारतीय काश्तकार सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। सियासी मुखालिफिन को डराने और धमकाने के लिए झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। एक तरफ मोदी सरकार भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने का क्रेडिट ले रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और आलमी जरीदे भारत की रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चा करते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने का ख्वाब देखने वाले भारत की आज हालत यह है कि इंडिया का कोई भी हमसाया उससे खुश नहीं है। आज सार्क ममालिक में इंडिया आउट या बाइकआउट इंडिया की मुहिम जोर पकड़ रही है। मोदी सरकार के जंगी जुनून ने हमेशा पाक भारत ताल्लुकात को यरगमाल बनाए रखा है। आर्टिकल 370 के खात्मे और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत में तब्दीली के इक़दाम ने पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में बड़ी रुकावट पैदा कर दी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंतखाबी रैली के दौरान जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिए जाने के ऐलान ने एक मरतबा फिर खित्ते में अदम इस्तेहकाम के भारतीय अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के आम इंतखाबात में मुमकिन जीत के पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है दफाई तज्ज़ियाकार बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 19 अप्रैल से भारत में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप इन इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं? स्पेशली नरेंद्र मोदी की आम इंतखाबात में मुमकिन जीत के पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो जब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं आप नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल के अंदर, जब वो वज़ीर आज़म रहे, तो उनका जो रवैया पाकिस्तान की तरफ रहा, पहले कुछ मुफाहमाना शुरू में रहा और उसका उनका ख्याल था कि वो पाकिस्तान को ज़ेर कर सकेंगे अपने असर के नीचे, अपने इंडिया के एक लीडरशिप के नीचे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान नहीं उस पर राज़ी हुआ और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं पे बारहा अपना जो कश्मीर का मौक़िफ़ था या अपना इंडिया के साथ जो मामलात थे, उसके अंदर ट्रेड का भी रिलेशनशिप की बात आई, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसमें कि इंडिया को यह एहसास हुआ कि पाकिस्तान उस तरीके से एक रीजनल हेजेमॉन जिसे कहते हैं कि इलाकाई बड़ा अपने आप को बनाना चाहता था, वो पाकिस्तान नहीं मानेगा। उससे थोड़ी दूरियां हुई। उसके बाद अगले दौर में उनके यहाँ 3 बड़े उनके ऑब्जेक्टिव्स थे।
एक तो उन्होंने अयोध्या का काम करना था, के ऊपर आर्टिकल 370 खत्म करना था, और फिर उसके बाद कुछ और उनके इंटरनल मुसलमानों के साथ जो लॉज थे उनको उन्होंने करना था, जो पिछले अगले 5 साल में, यानी जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, इसके अंदर इन्होंने ये तीनों अहदाफ हासिल किए हैं। अब 10 साल के बाद ये पहले वजीर आजम होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद जो कि 3rd टर्म इन दैट सेंस कंप्लीट कर रहे होंगे। ये 5 साल के लिए वजीर आजम बन के आएंगे तो इनके 15 साल का टेन्योर बन जाएगा। पहले 10 साल में उन्होंने तमाम वो चीज़ें की जिससे कि उनको उनके इलेक्शन में मदद हो सकती थी, उनकी सियासत में मदद हो सकती थी, मईशत को बहुत मजबूत किया और फिर पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की एक तरह इस्तवार की। सवाल ये पैदा हो रहा है अब कि क्या ये वही नरेंद्र मोदी अगले 5 साल में, क्योंकि इसके बाद लाइकली नहीं है, मुमकिन नहीं है कि ये वापस वजीर आजम के तौर पे आएंगे, तो किस किस्म की लेगेसी छोड़ कर जाना चाहेंगे? तो क्या वो लेगेसी ऐसी होगी कि अब मैंने अंदरूनी तौर पर वो तमाम जो मेरे अहदाफ थे वो हासिल कर लिए, तो अब मुझे अपनी लेगेसी के अंदर क्या ये भी साबित करना है कि मैं एक स्टेट्समैन हूँ, क्या मैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके किसी ना किसी तरीके से इस खत्ते के अंदर एक अमन का दौर ला के तो मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाऊँ कि मैं दुनिया के बड़े लीडरान में शुमार किया जा सकता हूँ। ये वो चीज़ है जो उनके सामने आएगी, या फिर वो उसी अपने रेट्रिक के पीछे फंस जाएंगे जिसके अंदर के वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए, वोट हासिल करने के लिए, और पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनाना रवैया लेके और कश्मीरियों के अंदर और कश्मीर के साथ एक ज़्यादती का अमर जो है वो अभी तक आज भी उसी तरीके से कायम है। वहाँ पे रियासती उसकी जो डेफिनेशन ख़त्म हो चुकी है कश्मीर की। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कि इनको दुरुस्त करना है। अगर ये दुरुस्त कर पाएंगे तो फिर शायद पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के तल्लुकात आएँ। ये एक भी ख्याल रखें कि पाकिस्तान भी अब चाहता है कि हम इस किस्म के मुखासमाना तल्लुक से आगे बढ़ के ज़रा किसी बेहतरी का रास्ता इख्तियार करें जिसमें कम अज़ कम चाहे कश्मीर अपनी जगह पे कायम रहे, लेकिन उसके बावजूद ट्रेड के रिलेशनशिप जो है वो और आना जाना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए। यकीनन दुनिया में पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं। आपने अभी कांग्रेस की मिसाल दी और आपने कहा कि लिबरलिज्म या सेकुलरिज्म कम हो रहा है अब स्पेशली इंडिया में। तो मोदी का मुकाबला करने के लिए 2 दर्जन से ज़ायद अपोजिशन जमातों ने इंडिया के नाम से इंतखाबी इत्तेहाद कायम किया है। आप इस इत्तेहाद को कैसे देखते हैं? एंड सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या कमज़ोरी थी, क्या वीकनेसेस थी कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं? अभी पिछले दिनों में 5 रियासतों में इलेक्शन हुए जहां पर इंडिया एज अ ऑपोजिशन जो है उसने मुकाबला किया। मेरे ख्याल में 4 के अंदर वो इंडिया वाला जो अलायंस था वो हार गया, शायद 5 में हार गया, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो हार गए। अगर कहीं हुआ भी तो शायद एक आध रियासत में हुआ होगा। इससे आपको पता लगता है वजह ये है उसकी कि ये सब असल में स्टेट के प्लेयर्स हैं, स्टेट के लेवल के ऊपर हैं। नेशनल लेवल पे कोई इनके अंदर से ऐसा लीडर नहीं उभरा जो कि हर रियासत के अंदर और इंडिया वाइड अपना एक इंप्रेशन कैरी कर सकता हो। और जहां जहां पे इस तरह के लीडर के अंदर कोई गुंजाइश थी कि वो उठ सकता था, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, ऑपोजिशन की तमाम पार्टियों की और पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वहां पर कहीं ना कहीं जाके बीजेपी ने उनके साथ या एक अलहाक क्रिएट किया या उनको अपने साथ मिला लिया। तो ये एक तरीका है। मिसाल के तौर पर अरविंद केजरीवाल हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर, उनका अब इनको अगर नहीं कर सका बीजेपी तो दिल्ली पे कब्जा नहीं कर सका, यानी कब्जे से मुराद वहां हुकूमत नहीं बना सका। वहां पर अभी भी अरविंद केजरीवाल का जोर है, उसकी सियासत ज्यादा स्ट्रांग है। उसको जेर करने के लिए अब उनको जेल में रखा हुआ है मुख्तलिफ बहानों, हीलों बहानों की वजह से, जो कि जिनको हम सियासी मुकदमात कहते हैं, सियासी मुकदमात के नीचे, कि वो इलेक्शंस के लिए वो तैयारी ना कर पाएं और वो अपनी पार्टी को तैयार ना कर पाएं और बीजेपी जो है वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाए। तो ये मुश्किलात हैं जो कि फ्रेंच प्लेयर्स को या जो रियासती खिलाड़ी हैं उनको आ रही है कि वो नेशनल लेवल पे उतने बड़े लोग नहीं आ सके। आपका अगला हिस्सा था सवाल का कि कांग्रेस का क्या मसला हुआ। एक नेचुरल फितरी सी चीज है कि जो विरासती लीडरशिप है उसके ऊपर अब दुनिया भर में रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और वहां पर भी हुआ इसका कि ये क्या गांधी फैमिली का ही काम है कि वही हर तरफ आएगी, वही आगे लेके जाएंगे, नेहरू फैमिली जो है। तो ये चीजें आई, वहां पर ये आड़े आई उनके। फिर जो भी उनके लीडर है, मैं उनका नाम बार बार भूले जा रहा हूँ, तो वो अपनी हैसियत उस तरीके से जमा नहीं पाए जो कि जिस तरीके से कि उनको जमानी थी। वो मेरे ख्याल में एक थोड़े से ज़रा डोसाइल किस्म के शख्स हैं और वो अपना लीडरशिप का जो ठप्पा होता है
वो नहीं लगा पाए, एस्टैब्लिश नहीं कर पाए अपनी पोजीशन। कांग्रेस डिक्लाइन की रीजंस तो आपने बताई हैं। एक तरफ शहजाद साहब, मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि मोदी को जीतने के लिए किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है, मगर अगर दूसरी जानिब हम देखें तो सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दिल्ली के वजीर आला, आम पार्टी के वजीर आला हैं केजरीवाल, उनको मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं सपोजिशन पर क्रैकडाउन? क्या मोदी अभी भी अंदर से खौफजदा है? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक मोदी अपना स्टैंप जो है वो पूरे मुल्क पे ठप्पा लगाना चाहता है। और दिल्ली एक ऐसी चीज है, दिल्ली जहां पर राजधानी है, उनकी कैपिटल है, उनके सारा रहना सहना वहां पे सब कुछ है, लेकिन वो राजधानी किसके कंट्रोल में है? वो अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में है, आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। तो वो जाहिर है कि चाहते हैं कि ये भी बीजेपी के पास ही जाए। ये याद रखेंगे, इससे पहले हमेशा ये कांग्रेस के पास ही रही है ज्यादा से मैक्सिमम टाइम। इवन बीजेपी के शुरू के अवाइल के दिनों में वहां पर ये जो थी खातून थी, शीला गालिबन उनका नाम था, और कुछ और आगे साथ, तो वो शी वॉज द चीफ मिनिस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने वहां पे अपने पार्टी का झंडा गाड़ा। तो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली जो कि उनका राजधानी है, उनका कैपिटल है, उनकी सीट ऑफ पावर है, वहां पर भी उन्हीं का कंट्रोल हो, और वो ये करना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसका, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, उसका ये उसका शाखसाना है। भारत में शहजाद साहब, जब भी इंतखाबात होते हैं तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को उभारा जाता है, एंटी पाकिस्तान बयानिया पर इलेक्शन लड़ा जाता है। भारतीय वजीर दिफा का पाकिस्तान मुखालिफ एक बयान भी सुनने को मिला था रिसेंटली। तो मगर इस मरतबा मोदी का फोकस पाकिस्तान की बजाय माशी तरक्की के बयानिए पर है। बीजेपी के रवैये में तब्दीली की असल वजह क्या है? मेरे ख्याल में एक तो इंटरनल चैलेंजेस भी देखिए, उसको देखने पड़ते हैं। इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं कि फ्रेगमेंटेशन हुई है माशरे की। मुसलमान अपने तौर पे इस वक्त एक बहुत बड़ी अक़लियत होने के बावजूद दबे हुए हैं, और वहाँ से रिएक्शन होता है और 12 रिएक्शन आ सकता है। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं इंडिया के, वो बहुत मर्तबा एक एजिटेशन लेके दिल्ली के इर्द गिर्द पहुंचे हैं, और उनकी शिकायत बेशुमार हैं, जो कि दिल्ली सरकार उन चीज़ों को हल नहीं कर पाई या उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हल नहीं कर पाई। ये दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा मसला ये है कि जाहिर है उसकी इस वक्त वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहा है। पहले नेगेटिव अपना लेके जाता था मैसेज, यानी अबाउट पाकिस्तान, दुश्मनी, अपने आप को बहादुर 56 इंच की छाती और इस किस्म की गुफ्तगू करता था। तो अब इस मरतबा उसके पास सक्सेस इतनी है, इतनी ताकत ऑलरेडी वो हासिल कर चुका है, इतना इस हद तक अपने आप को वो मजबूत कर चुका है मुआशी तौर पर, और मुआशी तरक्की और मुआशी कामयाबी उसका इतना बड़ा एक अचीवमेंट है कि वो जाहिर है कि अपने स्ट्रॉन्ग कार्ड को प्ले करेगा, ना कि कोई एक बोगी क्रिएट करे, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी और चीज़ की हो। फिर उसने पाकिस्तान के साथ मामला को बड़ी हद तक काबू में कर लिया है। बदकिस्मती हमारी ये है और इस तरीके से, लेकिन उसके उनके हिसाब से देखा जाए, कश्मीर का मसला उसने आर्टिकल 370 के बाद तकरीबन उसने उसको दुनिया को राजी कर लिया, किसी हद तक खामोश हो गया। गो पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है शहजाद साहब, अगर हम मोदी की फॉरेन पॉलिसी पे बात करें तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं। वो एक तरफ तो वो चाहते हैं कि हम सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बने, दूसरी तरफ हम तीसरी आलमी माशी मईशत बनना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत का कोई भी हमसाया भारत से खुश नहीं है? आप पाकिस्तान को तो छोड़ दें, भूटान की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, कोई भी खुश नहीं है। कहीं इंडिया आउट तो कहीं इंडिया बायकॉट की मुहिम चल रही है। क्या हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ठीक किए बगैर इंडिया तीसरी बड़ी माशी ताकत बन पाएगा? ये ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? अगर एक हकीकी तौर पर हकीकी नजर डाली जाए तो देखिए, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये बहुत ही छोटे मुल्क हैं टू बी, अगर दुनिया इंडिया को जब देखती है, अगर वो देखते हैं इंडिया के मुकाबले में, तो पाकिस्तान की वो हैसियत है कि पाकिस्तान को वो दुनिया देखती है। पाकिस्तान काउंट करता है इंडिया के मुकाबले में, या इंडिया के साथ जब कोई रीजन के अंदर देखा जाता है। तो इसलिए ये नहीं, हम जो कहते हैं कि भूटान भी खुश नहीं है, ये इखलाकी बात है, ये इखलाकी बात है। नेपाल और भूटान को अगर आप देखें तो तकरीबन ऐसे लगता है जैसे इंडिया की रियासतें,
क्या वहाँ हुकूमतें नहीं हैं? क्या वहाँ के लोगों की अपनी एस्पिरेशंस नहीं हैं? लेकिन वो रियासतें लगते हैं। श्रीलंका एक इंटायरली डिपेंडेंट, भले कि जितना मर्जी अहम मुल्क हो, लेकिन एक डिपेंडेंट कंट्री है। उसको मदद चाहिए, उसको सहारे चाहिए खड़े होने के लिए। मालदीव्स अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अगर किसी को इंडिया को जज करना है रीजन के अंदर, तो इन दो मुल्कों की निस्बत से ही जज किया जाएगा। मैं अफगानिस्तान को काउंट नहीं करता, क्योंकि एक तो वो इंडिया से दूर है, नेबरहुड नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ के हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि उसका किससे मुकाबला किया जा सके। तो फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल में इंडिया अब रीजन से निकल के वो समझता है कि अगर उसको ग्लोबली अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करने की, मुस्तहकम करने का मौका मिलता है, तो रीजन में उसकी पोजीशन खुद से ही एस्टैब्लिश हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये उसकी नई स्ट्रैटेजी है अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है, इंडिया, आपको शहजाद साहब क्या लगता है कि इंडिया में इंतखाबात के बाद जो रियासती दहशतगर्दी का रवैया है इंडिया का, क्या उसमें तब्दीली आएगी? क्योंकि आप देखें कनाडा में, पाकिस्तान में, अमेरिका में काफ़ी इल्ज़ामात लगे। गार्डियन की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि 20 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। अभी परसों लाहौर में भी एक बंदा कत्ल किया गया है। सो यू थिंक कि इन इंतखाबात के बाद कोई तब्दीली आएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आएगी। देखिए, CIA और मोसाद दुनिया भर में वो कर देते हैं जो वो करना चाहते हैं। भारत कुछ अरसे से, जब से ये मोदी और बीजेपी सरकार आई है, उस वक्त से महसूस करता है कि उसका हुजम भी इतना है कि वो भी अपनी जो इस किस्म के जो फुटप्रिंट्स हैं वो जहाँ जहाँ पे चाहे इस्टेब्लिश कर सकता है। पाकिस्तान को इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम एक नैरेटिव तो दुनिया में ले जा सकते हैं और ले जाना चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया का बहुत स्ट्रांग दौर है और हमें वो ज़रूर लेके जाना चाहिए, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना है। हम सिर्फ और सिर्फ मीडिया के नैरेटिव पे आपको बुनियाद नहीं बना सकते इस दफा के अपने दिफा में। हमें जो कुछ करना है वो अमली तौर पर, अपने हाथों से, दिफा के तौर पे, और जिस किस्म की पॉलिसी हम रखना चाहते हैं बिल्कुल सही। हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अमल करना है। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आपके वक्त का। प्रोग्राम आपने देखा। नाजरीन, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।